गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस इज एनी एक्टिविटी और एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू फॉर प्रॉफिट। ओके, तो बिजनेस क्या है, कोई भी एक्टिविटी होती है जिसको कि प्रॉफिट के एम के लिए जो है किया जाता है। जब भी कोई भी नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, जब भी वो कोई भी नया आइडिया या फिर कोई इनोवेशन लेकर के जो है एंटरप्राइज शुरू करता है या फिर बिजनेस शुरू करता है, तो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कैसे ले सकता है, और उस प्रॉफिट के लिए ही जो है वो पूरा बिजनेस सेटअप किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयज हायर होते हैं वो एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, जो फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है। ओके, डिफरेंट सोर्सेज से। लास्ट क्लास में जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि फाइनेंस जो वेंचर कैपिटल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि कौन कौन से जो सोर्स होते हैं जहां से कि फाइनेंस को या फिर फाइनेंस को इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि जो बिजनेस है उसको जो है अच्छे से रन किया जा सके। तो business range in scale from a sole proprietorship to an international corporation। So आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, देन पार्टनरशिप होता है, देन कोऑपरेटिव बिजनेस होता है। ओके, सो ये इस टाइप के जो भी बिजनेस होते हैं उन सब का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ओके, सो ये एक डेफिनेशन हो गई आपकी जो है बिजनेस की। कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जैसा कि ये एक डेफिनेशन है, इसमें हम जो जिसने भी ये डेफिनेशन दी है या फिर जहां से भी ये डेफिनेशन ली गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट को इंक्लूड किया गया है कि जिससे हमें प्रॉफिट हो, सिर्फ वही चीज जो है बिजनेस के अंडर, ऐसी ही एक्टिविटी जो है बिजनेस के अंडर में या फिर उन एक्टिविटीज को ही जो है हम बिजनेस के अंडर में जो है लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होती हैं, ओके, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, दूसरों के क्या कहते हैं हेल्प करने के लिए जो है कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है कहीं कहीं पर या फिर ऐसी एक्टिविटीज को भी जो है कहीं कहीं पर बिजनेस के अंडर में रखा जाता है। सो ये एक डेफिनेशन हो गई उसकी। नेक्स्ट आपका आता है, अब क्या है कि बिजनेस कई टाइप के होते हैं। स्मॉल बिजनेस होता है, माइक्रो बिजनेस होते हैं, मीडियम बिजनेस होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कुछ बिजनेस को कैसे कैटेगराइज करना चाहिए, इसके लिए जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है तय किए थे, तो उनको हम देख लेते हैं। ये जो अमेंडमेंट एक आया था 2006 में, सॉरी अमेंडमेंट नहीं, एक्ट आया था 2006 में, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है दिया था। और ये किस लिए दिया था कि जो भी हमारे बिजनेस होते हैं, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो या फिर मीडियम हो, उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस को जो है मेनली 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो इंटरप्राइज, दूसरा होता है स्मॉल इंटरप्राइज, और थर्ड है आपका मीडियम इंटरप्राइज। तो अगर हम माइक्रो इंटरप्राइज की बात करें तो क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट किस लेवल का है। ओके, जो भी ये इंटरप्राइजेस का कैटेगराइजेशन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, जैसे कि माइक्रो इंटरप्राइज में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड्स ₹25 लाख। ओके, सो माइक्रो इंटरप्राइज में हम किस टाइप के इंटरप्राइज को इंक्लूड करेंगे, जिनमें कि जो आपका प्लांट, अगर मान लीजिए कोई प्लांट बैठाना है या फिर कोई मशीनरी बैठानी है किसी इंटरप्राइज में, तो उन प्लांट्स की और जो मशीनरी है उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो इक्विपमेंट परचेज हुए हैं उस एंटरप्राइज को सेटअप करने में जो इक्विपमेंट्स परचेज हुए हैं उनका जो है टोटल कॉस्ट जो है 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस टाइप का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो जो है आपका माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाता है। देन उसके बाद है स्मॉल एंटरप्राइजेज। सो स्मॉल इंटरप्राइजेज में जो प्लांट और जो मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट होता है वो above 25 lakhs एंड बिलो 5 करोड़ होता है। ओके, और अगर इसमें हम इक्विपमेंट परचेज की बात करें तो उसमें जो इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट होता है वो
10 लाख से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आपने देखा कि माइक्रो और स्मॉल में क्या होता है, जो डिफरेंस है मेनली इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही जो है इनको डिफरेंशिएट किया गया है। देन अगर हम मीडियम इंटरप्राइज की बात करें तो इनमें जो मीडियम इंटरप्राइज में जो प्लांट और मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 करोड़ से तो ज्यादा होता है, लेकिन 10 करोड़ से जो है हमेशा कम होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स ₹5 करोड़। जो भी मशीनरी सॉरी जो इक्विपमेंट्स का जो भी परचेज किया जाता है उसमें जो है वो परचेज जो है 2 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 5 करोड़ से जो है कम होता है हर बार। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंशिएशन हो गया या फिर कैटेगराइज हो गया, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बताया है कि किसी इंटरप्राइज में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस हिसाब से जो है उसको माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम के जो है के अंदर में जो हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि जो स्मॉल बिजनेस सर यस सर सर ये 2020 में रिवाइज भी हुआ था सर, वो वाला डाटा है सर? 2000 नहीं, अमेंडमेंट में 2020 में कुछ रिवीजन हुआ है, मुझे पता नहीं, मैं देख करके बताऊंगा उसको अगर कुछ हुआ होगा तो। ठीक है, ये 2006 का ही है। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो यस सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो स्मॉल है उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए, और जो इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंसी। तो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का बॉस होता है इसमें, क्योंकि वो स्मॉल जो जनरली स्मॉल बिजनेस होते हैं या फिर जो भी स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं वो मोस्टली जो है सिंगल आदमी द्वारा जो है सिंगल पीपल द्वारा जो है रन किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है सारा मैनेजमेंट किया जाता है। एक तरीके से इसको हम वन मैन शो भी कह सकते हैं। तो क्या होता है वो सिंगल पर्सन जो है खुद का बॉस होता है। ओके, अब जैसे कि अगर आप खुद के बॉस हैं तो क्या होता है उसमें काफी सारे जो है एडवांटेजेस हो जाते हैं आपको। आप कोई भी डिसीजन लेने में जो है फ्री होते हैं, किसी के ऊपर आपको जो है बाउंड होने की जरूरत नहीं है या फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ओके, आप जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं आप लेने के लिए फ्री रहते हैं, तो रहते हैं। देन दे डिसाइड व्हाट आवर्स टू वर्क। ओके, अब जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जनरली जो 9 से 5 का टाइम होता है उस टाइम तक आपको काम करना ही करना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी इंटरप्राइज के या फिर स्मॉल बिजनेसमैन आपने स्टेब्लिश किया है तो उसमें क्या है, आप कितने घंटे हमें काम करना है वो आप ही को डिसाइड करना होता है। आप चाहे दिन में काम करें चाहे रात में काम करें, आप रात में 1 बजे तक काम कर सकते हैं, कोई कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं कि आप इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हैं। ओके, सो देन फाइनेंशियल गेन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देन वर्किंग फॉर समवन एल्स। ओके, अब क्या है, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें एक जो है मंथ के एंड में जो है आपको एक सैलरी, एक फिक्स अमाउंट मिलता है जो कि आपका जो पूरा महीने का जो भी आपने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको जो क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट के हिसाब से ही आपकी अर्निंग होती है। ओके, वो कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकता है कभी कभी लॉस में भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल गेन आपका जो है काफी अच्छा रहता है और उसके लिए जो है आप किसी और के ऊपर जो है डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। Then control, okay, it enables one to be involved in the total operation of business। अब क्या है, किसी एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो है काफी सारे जो है मैनेजमेंट प्रोसेस को निभाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एक बिजनेस में। ओके, तो सबको जो है कैसे इस्टेब्लिश करना है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज को रखना है, किस डिपार्टमेंट में कितना फाइनेंशियल हेल्प देना है। ओके, किस
डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल देना है, किस डिपार्टमेंट में जो है मैनेजमेंट का काम देना है, किस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग का काम देना है। ओके, ये सारा कंट्रोल जो है उस एक सिंगल आदमी के हाथ में रहता है और वो सब कुछ जो है डिसाइड करता है, हर चीज को डिजाइन करता है। ओके, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो है वो एक जो सिंगल पर्सन होता है जो है वही करता है। Then equity, it gives an individual the opportunity to build equity। अब क्या है कि जो आपको लाभ होता है वो आपकी इक्विटी हो गई। ओके, और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, उसका कौन सा पोर्शन रखना है, कौन सा पोर्शन आपको सोल्ड करना है, या फिर होता है ना कि जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, उसने कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसका बहुत अच्छा चला, उसको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ओल्ड हो जाता है तो अपने बिजनेस को जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसके जो डॉटर्स होते हैं या सन होते हैं, उनको पास आउट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एडवांटेज रहता है कि आपका जो भी इक्विटी है वो जो है आप उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको पास करना है, अपने पास रखना है, उसको बेचना है आगे के लिए, जो है वो पूरा कंट्रोल जो है वो उस आदमी के हाथों में रहता है। देन अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन टू मेक अ कंट्रीब्यूशन। मोस्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स हेल्प द लोकल इकोनॉमी। ओके, अब क्या है, स्मॉल, जैसे अगर स्मॉल बिजनेस की बात करें तो वो एक लोकेशन स्पेसिफिक पे ही वर्क करते हैं, ठीक है, और जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो जो लोकेशन है उस लोकेशन की भी जो इकोनॉमी होती है वो अपलिफ्ट होती है। मान लीजिए कोई स्मॉल बिजनेस किसी ने एस्टेब्लिश किया, उसको प्रॉफिट हुआ, फिर वो क्या है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा एम्प्लॉयज जो है काम पे रखेगा, तो वो जो एम्प्लॉयज को काम पे रखेगा वो कहाँ से लेगा, जो उसके आसपास के लोग हैं जिनको की काम की जरूरत है, उन्हीं लोगों को जो है काम पे रखेगा, उनको सैलरी देगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती रहती है, ना सिर्फ उस सिंगल मैन आदमी, उस इंटरप्रेन्योर के लिए, बल्कि जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनके लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और जो उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो होता है। देन अब क्या है, हर चीज का कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि फर्स्ट है आपका टाइम कमिटमेंट। ओके, एट द अर्ली स्टेज बिकॉज ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ ऑनर्स। ओके, अब क्या है, जैसे कि कोई अगर न्यू एंटरप्राइज या फिर न्यू बिजनेस अगर सेटअप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हमारे पास कम फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हमारे पास कम फाइनेंशियल सोर्स रिसोर्सेज हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली जो है हम कम एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको कम सैलरी दे सकते हैं, हम कम लोगों को सैलरी दे सकते हैं। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो इंटरप्रेन्योर होता है खुद ही जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है खुद ही लेता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करनी है। ओके, मान लिया कि रॉ मटेरियल को परचेस करने जाना है तो उसके लिए भी वो खुद ही जाता है उसके, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो ड्यूटीज होती हैं वो सिंगल ऑनर, जो भी उसका ऑनर है उसके द्वारा ही ली जाती हैं। और कई बार ऐसा रिपोर्ट्स में देखा गया है कि जो इस टाइप के इंटरप्राइज होते हैं उनका जो ऑनर होता है वो वीक में जो है 18 आवर्स जो है काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो जो टाइम है वो फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जो है नहीं दे पाते हैं। देन रिस्क, इवन इफ द बिजनेस हैज बीन स्ट्रक्चर्ड टू मिनिमाइज द रिस्क एंड लाइबिलिटीज टू द ओनर, रिस्क कांट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ही उसको स्टार्ट करेगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने का क्या मतलब है कि वो इस टाइप से इन्वेस्ट करेगा या फिर उसका जो एंटरप्राइज है उसको इस टाइप से सेटअप करेगा कि जो रिस्क के चांसेस हैं, ठीक है, वो मिनिमम हो, कम से कम हो। और हालांकि इस टाइप से प्रयास किए जाते हैं कि जो चांसेस हैं रिस्क के वो कम से कम हो, लेकिन फिर भी जो कंप्लीट रिस्क है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कुछ जो है रिस्क हमेशा बना रहता है। मान लीजिए कि हमने काफी अच्छा मार्केट का को स्टडी किया और अकॉर्डिंगली ही हमने जो है रॉ मटेरियल्स को परचेज किया, लेकिन या फिर हो सकता है कि अकॉर्डिंगली हमने अपने प्रोडक्ट की जो है प्राइस को तय किया कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो
हमें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन सडनली क्या होता है, मार्केट अगर एकदम से डाउन हो गया तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी जो है डाउन हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जो है ज्यादा हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो भी एंटरप्रेन्योर है या फिर जो भी ओनर है उसको जो है काफी लॉस होने लगता है। ठीक है, तो आइदर उसने जो है मार्केट को अच्छे से स्टडी किया, हर चीज को अच्छे तरीके से स्टडी किया, रिसर्च किया, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो हमेशा बना रहता है इसमें। देन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में भी सेम हम कह सकते हैं कि जो भी बाजार होता है या फिर जो भी मार्केट होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। क्या कभी किसी किसी दिन होता है मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा मिलता है, और किसी किसी दिन जो होता है कि मार्केट में जो प्राइस होता है उसी पर्टिकुलरली कमोडिटी का हो सकता है कि बहुत कम मिलने लगता है। ठीक है, तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी की जो है पोजीशन बनी रहती है जिसको कि कभी भी जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब क्या है कि मैनी पीपल स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस, देयर इनिशियल रिसोर्स ऑफ फंडिंग इज पर्सनल सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट फंड। अब क्या होता है कि जो भी लोग जो भी इंटरप्रेन्योर होता है या फिर अगर कोई नया बिजनेस स्मॉल स्केल पे शुरू करना चाहता है तो उसमें जो वो मनी लगाता है, ओके, वो कई बार क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल सेविंग्स होती हैं उनको वो लगाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद में जो हमें पेंशन मिली उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं है या फिर हमेशा एक रिस्क बना रहता है लॉस होने का। ठीक है, तो क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल जो भी क्या कहते हैं कि जो भी हमारा हमने उसमें पैसा लगाया उसको डूबने के चांसेस जो है हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि इसमें जो है किसी एक पर्सन का ही पैसा लगा है, तो जब वो पैसा डूबेगा तो उस आदमी का पूरा डूबेगा। वहीं अगर हम जैसे अगर अदर कंपनीज की बात करें जिसने की कोई ऐसी कंपनी है जिसने की अपने जो उसके शेयर्स होते हैं उनको अलग अलग लोगों में बेचा, ठीक है, और उससे अगर फंड इकट्ठा किया है, तो अगर उस कंडीशन में अगर वो कंपनी जो है अगर वो लॉस में जाती है तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का पूरा पैसा नहीं डूबता है, जिन जिन लोगों ने उसमें जो है पैसा लगाया होता है उन सबका जो है डूबता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी एक का पर्सनल लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो उसमें जो है स्मॉल बिजनेस में किसी एक का क्योंकि पैसा लगा रहता है, तो जब लॉस होता है तो वो लॉस भी जो है किसी एक पर्सन का ही होता है। देन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। अब क्या है कि स्मॉल बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए जो है कुछ मैनेजमेंट के टिप्स होते हैं जिनको कि हमेशा जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे तो जो लॉस के चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं या फिर उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ओके, अब क्या होता है कि जब भी आपको, सिर्फ ये बिजनेस पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये किसी भी एक्टिविटी के लिए अप्लाई होता है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो अगर आप उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि या फिर स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर तैयार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी काम को करने में जो रिस्क होता है या फिर कहीं भी गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं या फिर उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी है कि जब भी अगर कोई हम बिजनेस अगर ओपन करने जा रहे हैं तो फिर उस बिजनेस के लिए हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, सिर्फ हमारे ही पैसे लगाने से हो जाएगा या फिर हमें और जो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के वहां से भी हमें हेल्प लेनी होगी। ओके, देन हमें रॉ मटेरियल्स, अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं, उन एम्प्लॉयज को हमें वेतन देना होता है। तो वो सब चीजें हम कहाँ कहाँ से जो है अरेंज कर सकते हैं। इन सब चीजों का जो है एक ब्लूप्रिंट अगर हम तैयार कर लेंगे तो क्या होता है कि जो भी उसके बाद में अगर मान लीजिए कि हमने एक रॉ मटेरियल की लिस्ट बना ली कि हमें यहाँ से और यहाँ यहाँ से जो है रॉ मटेरियल मिल सकता है, फिर क्या है कि अगर एक ने हमें रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया या फिर हो सकता है कि जिससे भी हम रॉ मटेरियल ले रहे थे उसने सडनली जो है मना कर दिया कि अब हम आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे, तो क्या होता है, क्योंकि हमने पहले से एक लिस्ट बना रखी है कि इसके बाद में हम इनसे जो है सेकंड जो बी पर्सन है उससे हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं, तो हम इमिडिएटली उस बी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल के लिए। वहीं पर अगर हम सिर्फ एक ही पर्सन पे डिपेंडेंट रहेंगे या सिर्फ एक ही कंपनी पे
डिपेंडेंट रहेंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो क्या होता है कई बार मोनोपोली की कंडीशन भी जो है मार्केट में आ जाती है कि मोनोपोली क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ हम ही उस चीज को सप्लाई कर रहे हैं तो हम मनचाहे दाम पर जो है उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले ये जरूरी होता है कि जो एक बिजनेस प्लान है उसको हम जो है अच्छे से तैयार कर लें। हम ये देख लें कि जो भी हम प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में उतारने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, या फिर अभी डिमांड नहीं है तो हो सकता है 1 साल बाद उसकी कितनी डिमांड होगी, ठीक है। और सिर्फ यही डिमांड नहीं, 5 साल बाद वो प्रोडक्ट को हम कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है, कि वो उसका जो डिमांड है मार्केट में बनी रहे। देन उसके बाद आता है सेपरेट योर पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस। अब क्या है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो ये जरूरी होता है कि जो आपके पर्सनल अकाउंट है उसको जो बिजनेस का अकाउंट है उससे आप अलग रखें। क्या होता है कि दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि मान लीजिए अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर हमें कितना लॉस हुआ, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो जब तक हमारे पर्सनल अकाउंट जो और जो बिजनेस फाइनेंस है वो उसके सेपरेट स्टेटमेंट्स हमारे पास नहीं होंगे तो वो काफी जो है टीडीएस जॉब हो जाएगा या फिर टाइम टेकिंग जॉब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी रहता है कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट है या फिर जो हमारा पर्सनल फाइनेंस है उसको जो है बिजनेस फाइनेंस से जो है हम हमेशा अलग रखें, जिससे कि एट द एंड हम जो भी हमारा लॉस है या फिर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम इजिली जो है कैलकुलेट कर सकें। देन उसके बाद आता है डिटरमाइन फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके, हमें कहाँ से कितना फंड मिल सकता है। तो फंडिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, अगर हम कोई सर्विस मार्केट में देने जा रहे हैं या फिर कोई हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयज कितने लगेंगे, उन एम्प्लॉयज को कितना सैलरी में खर्चा आएगा, वो आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा है। तो ये सारे खर्चे मिला करके हमें कितना जो है फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी जो है, इन सबको जो है इन सब का एक कैलकुलेशन जरूरी होता है, जिससे कि जो भी हम प्लान बनाने जा रहे हैं या फिर जो भी हम बिजनेस स्टेब्लिश करने जा रहे हैं वो हमें बीच रास्ते में उसको जो है ना छोड़ना पड़े। क्या क्या हो सकता है कि कई बार हो सकता है आपने बिना प्लानिंग के आपने कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो सकता है कि दिन ब दिन आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि आपने पहले से कोई भी फाइनेंस के लिए अरेंजमेंट नहीं किया था कि हमें यहाँ यहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, तो कई बार हो सकता है कि आपको फाइनेंस के लिए जो है जगह जगह पर जो है हेल्प मांगनी पड़े लोगों से। तो इसीलिए जो है हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको जो है अच्छे से हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। Whether you are opting for personal investment, angel investment, business incubator, bank loans, or government grants, it's important to familiarize with the advantages and disadvantages of these funding sources as well as the criteria they use to evaluate the business. Okay, अब क्या है कि जहां जहां से आपने मान लीजिए हेल्प लिया है फाइनेंस का, तो उनको भी तो लास्ट में कुछ देना होगा ना। उन तो वो इवेलुएट करेंगे कि या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको और फंड की जरूरत पड़े, तो आपको फंड देने से पहले वो देखेंगे आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ओके, वो इस चीज को इवेलुएट करेंगे। क्यों इवेलुएट करेंगे कि मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर उन्होंने और ज्यादा पैसा लगा दिया किसी की कंपनी में, तो वो कंपनी अगर डूबने वाली होगी तो जाहिर सी बात है डूबने वाली कंपनी पे कोई भी जो है पैसा नहीं लगाएगा। तो इसीलिए जो है हमेशा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या फिर हमेशा इस बात को कैलकुलेट करते रहना चाहिए कि हमें कहाँ से कितना फंड जो है मिल सकता है। देन उसके बाद है हायर द राइट पीपल। ओके, हायर मोटिवेट, हमें जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है, या फिर ओके ज्यादा हो सकता है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाए, कई बार हो सकता है। तो उस केस में हमें जो मोटिवेटेड लोग होते हैं जो उनको हमेशा हायर करना चाहिए। ओके, तो हायर मोटिवेटेड हाई एनर्जी वाले जो जिनको हम बाद में और ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है ऐसे एम्प्लॉयज को हमें जो है हायर करना चाहिए।
यू नीड टू नो हाउ टू रिटेन वैल्यूएबल एम्प्लॉयज। उसके बाद में अब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तो टाइम टाइम पर क्या है, हमें उनकी जो हार्ड वर्क है उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो है कुछ क्या कहते हैं, कुछ रिवॉर्ड होते हैं। जैसे अगर हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं टाइम टाइम पर, या फिर हो सकता है क्या, ठीक है, अ, या फिर हो सकता है कि जो उनका टाइमिंग है काम करने का उसको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आप जैसे 10 से 5 नहीं करना चाहते हैं, आप 2 से 6 करिए, या ठीक है, क्योंकि वो अच्छा आउटपुट दे रहे हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो कितना काम कर रहे हैं या कितने आवर्स काम कर रहे हैं। बस ये है कि हमारी कंपनी को अच्छा आउटपुट चाहिए और वो दे रहे हैं। देन ट्रेन योर एम्प्लॉयज। तो अब क्या है कि आपने जो भी एम्प्लॉयज को हायर किया है अपनी कंपनी में, टाइम के साथ साथ उनकी नॉलेज भी क्या होती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो मार्केट में हम या फिर किसी भी कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो नॉलेज होता है या फिर उनका जो स्किल होता है उसको जो है अपडेट करते रहना चाहिए। वो अपडेट हम कैसे कर सकते हैं, उनको टाइम टाइम पे डिफरेंट जो सेमिनार्स होते हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, वहाँ वो अटेंड करने के लिए हम भेज सकते हैं, या फिर हम टाइम टाइम पे जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें कि मान लीजिए अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है या फिर कोई ऐसी मशीन आई है जिससे कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन और लिया जा सकता है, तो उस मशीन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो इन सब से क्या होता है कि जो एक जो स्किल होती है वो एम्प्लॉयज की बनी रहती है, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफी अच्छी रहती है। नेक्स्ट आता है कीप ट्रैक ऑफ योर फाइनेंस। कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बिकम अ हेडेक। हायर अ फुल टाइम ऑन स्टाफ अकाउंटेंट, इजी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, अब क्या है कि डे बाय डे अगर आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी कंपनीज के लिए, तो हर एक्टिविटी में जो है आप पैसे लगने हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी हो, चाहे मार्केटिंग पे पैसे खर्चे करने हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि पूरा प्रोडक्शन में हमारा कितना खर्चा आया, उसके बाद में जब प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया, लोगों ने उसको परचेज किया, तो उससे हमें कितनी सेल प्राप्त हुई। ओके, सो इन सब का स्टेटमेंट रखने के लिए जो है हमें लोगों को, अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ता है, या फिर अगर मान लीजिए कि आप का जो बिजनेस है वो काफी स्मॉल स्केल पर है और अकाउंटेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा हायर सैलरी मांगते हैं, तो आजकल काफी सारे जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनको कि यूज करके जो आपका जो बही खाता होता है उसको आप जो है अपडेट रख सकते हैं। डे बाय डे आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, उन सब का जो है रिकॉर्ड जो है रखा जा सकता है। आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा, जैसे ई खाता और कई सारे ऐप्स आ गए हैं जिनको कि गूगल के भी कुछ बिल्स करके शायद होते हैं। इन सबको यूज करके जो है आपके जो डेली के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है आप रख सकते हैं। देन इन्वेस्ट इन मार्केट ब्रांड्स। ओके, अब क्या है कि ब्रांड्स आर constantly competing for consumers attention, so them something valuable। क्या है कि अब मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ओके, हो सकता है आपने कोई अपना एक प्रोडक्ट आज लॉन्च किया, कल आपसे बेहतर कोई पैकिंग वाला जो है प्रोडक्ट आ जाए। तो अब क्या है कि आपको दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे ज्यादा इम्प्रूव्ड है या फिर कैसे ज्यादा अच्छा है, या फिर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी अच्छी है। तो इन सबको करने के लिए आपको जो है, जो बिजनेसमैन होता है उनको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। ओके, तो अब क्या है कि कई बार होता है उनको एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ता है, या फिर अभी आजकल क्या हो गया कि एडवर्टीजमेंट के साथ साथ जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होते हैं उन पे भी लोग खर्चा करने लगे हैं। जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे, अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो बगल में जो है फ्लैश होकर के किसी एक प्रोडक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। तो ये सब क्या है कि मार्केट स्ट्रेटेजीज हैं आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसको जो है दिखाने के लिए और शो करने के लिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, और वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में है उनसे कैसे अच्छा है। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी भी अच्छी हो, उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी अच्छी हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस अच्छी है तो जो कंज्यूमर होता है हमेशा अच्छी क्वालिटी के साथ अगर उसको कम प्राइस
पे कोई चीज मिल रहा है तो उसी की तरफ जाएगा। तो ये सब कुछ मार्केट स्ट्रेटेजीज होती हैं, या फिर होता है कि पैकिंग बहुत अच्छी रखते हैं। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बच्चों के खाने का सामान या फिर उनके जो टॉयज आते हैं, उनकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव क्यों होती है? क्योंकि बच्चे उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। या फिर आप अगर किसी मॉल की तरफ जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कैंडीज वहां पे रखी रहती हैं, चॉकलेट्स रखी रहती हैं, टॉफीज रखी रहती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो चीज वहीं पर क्यों रखी रहती है? अलग जगह भी तो उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ में बच्चे भी जाते हैं। अब बच्चे जो है मार्केट जो काउंटर है अगर वहां पर रुके हैं, ठीक है, अगर आप वहां पे 5 मिनट भी रुक गए तो बच्चों का क्या होता है, इधर उधर नजर दौड़ाते रहते हैं। उनको कोई टॉफी दिख गई, उनको कोई टॉय दिख गया, तो अब क्या है कि अगर वो पेरेंट्स से जिद कर रहे हैं तो हो कई बार जो है जिद की वजह से ही पेरेंट्स उनको खरीद लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, मार्केटिंग की या फिर सेल के स्ट्रेटेजीज होते हैं, जिनको कि एक जो बिजनेसमैन होता है अगर वो अपनाता है तो वो काफी सक्सेसफुल रहता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन